स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज से हम लोग क्लास 8th का साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आपको पता है कि हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें हम क्लास 6, 7th, 8th का मैथ्स एंड साइंस का सिलेबस कंप्लीट कराने वाले हैं। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव ये है, मेरा पर्पज ये है कि जो भी आपके टर्म 1 में आने वाले टॉपिक हैं उनको पहले कवर करा दिया जाए। तो जो भी टॉपिक्स आपके टर्म 1 में आने वाले हैं वो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सो दैट मैं उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को कंप्लीट कराऊं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। जो चैप्टर है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज क्रॉप एंड व्हाट इज मैनेजमेंट। इस टॉपिक्स में जब भी हम बात करेंगे तो पूरे टॉपिक्स में बेसिकली है क्या, हमें क्रॉप्स के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे होता है। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि उनका मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे उसको रख रखाव करना है, कैसे इरिगेशन करना है, कैसे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजों को हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इस टॉपिक्स में हमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले व्हाट इज क्रॉप्स, टाइप्स ऑफ क्रॉप। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्रॉप्स के प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स को करते हैं, जैसे सॉइल प्रिपरेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, हार्वेस्टिंग हो गया, ये सारे टॉपिक्स। फिर उसके बाद जो हमें पढ़ना है मैनेजमेंट, कैसे क्रॉप्स का मैनेजमेंट करेंगे, जब उसको हार्वेस्ट कर लेंगे तो उसका कैसे स्टोरेज करेंगे। ये सारे टॉपिक्स को हमें आज की क्लास में कवर करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज क्रॉप्स। तो हम क्रॉप्स को सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट ग्रो एंड कल्टीवेटेड इन द लार्ज एरिया इज कॉल्ड क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या है, बेसिकली क्रॉप्स है जो सेम काइंड्स की फसल को एक बड़े फील्ड पर ग्रो किया जाए। ऐसा नहीं कह सकते कि आपने 2 प्लांट्स हैं वो गमले में उगा लिए हैं और कह रहे हैं कि सर मैंने देखो कि क्या किया है, धनिया की क्रॉप्स लगाई है। ये क्रॉप्स नहीं है, आपने गमले में लगा लिया है तो उसे हम क्रॉप्स नहीं कहेंगे। क्रॉप्स का मतलब क्या है, एक बड़े फील्ड में लगाया है सेम टाइप्स की क्रॉप्स को। आई होप आपके दिमाग में क्लियर होगा क्या है। फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट इज क्रॉप, द सेम काइंड्स ऑफ प्लांट्स ग्रो इन लार्ज स्केल एरिया इज कॉल्ड क्रॉप। आगे बढ़ते हैं तो समझते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो बेसिकली हमें सबसे पहले समझना है कि व्हाट इज खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन्स फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो फसल रेनी सीजन में, यानी जो अभी मौसम चल रहा है इसमें जो ग्रो की जाएंगी उनको क्या कहेंगे, खरीफ क्रॉप। और रबी क्रॉप्स क्या है, रबी क्रॉप्स वो हैं जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं और अक्टूबर से मार्च तक के सीजन में इनको किया जाता है और इन्हें क्या कहते हैं, रबी क्रॉप्स। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा खरीफ क्रॉप्स क्या है, रबी क्रॉप्स क्या है। लेकिन मोस्ट ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या है वो भूल जाते हैं कि रबी क्रॉप्स क्या है, खरीफ क्रॉप्स क्या है, कैसे इनको याद रखेंगे। तो आपके लिए मैं एक ट्रिक लेकर आया हूं, आप कभी नहीं भूल सकते इस ट्रिक को अगर आपने याद रखा, खरीफ क्रॉप्स का और रबी क्रॉप्स का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खरीफ क्रॉप्स का। तो खरीफ क्रॉप्स का ट्रिक के लिए आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है पद्मा, सोए, ग्राउंड पे, कॉटन साड़ी जो खराब हो गई बारिश में। यानी जो कॉटन साड़ी थी वो खराब हो गई किसमें, बारिश में। तो इससे कैसे ट्रिक है, चलो मैं आपको बताता हूं। पद्मा, पद्मा जो वर्ड है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं 2 वर्ड्स में, पैडी और माइज, और माइज। तो पैडी डिनोट्स टू पीए और माइज डिनोट्स टू एमए। आपको याद रहेगा पैडी और माइज। सोए से हो जाएगा सोयाबीन, सोयाबीन, सोयाबीन। और ग्राउंड पे मतलब हो जाएगा ग्राउंड नट, ग्राउंड नट। कॉटन से डिनोट्स हो जाएगा कॉटन, कॉटन क्रॉप्स। और खराब से है क्या, खरीफ, खरीफ क्रॉप। और बारिश भी आपको याद रखना है क्योंकि खरीफ क्रॉप्स किस में ग्रो की जाती है, बारिश सीजन में। तो खरीफ क्रॉप्स को याद रखने का सिंपल सा तरीका आपको एक बार मैं समराइज कर देता हूं। सिंपल सा तरीका यह है कि पद्मा सोए ग्राउंड पे, कॉटन साड़ी जो खराब हो गई बारिश में। तो पद्मा, PAD और MA मिलकर के दोनों मिल रहे हैं पद्मा। तो पद्मा, P फॉर पैडी, MA फॉर माइज, सोए सोयाबीन, ग्राउंड
ग्राउंडनट एंड कॉटन, कॉटन ऑल्सो इज ए टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, और खराब खरीफ एंड बारिश मतलब बारिश में। आई होप अब आप याद रखेंगे कि पैडी, माइस, सोयाबीन और खरीफ ये सारी क्या है, ये आपकी हैं खरीफ क्रॉप्स है। आगे बढ़ते हैं तो रवि क्रॉप्स को याद रखने का क्या ट्रिक है। रवि क्रॉप्स को याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, वेब ए ग्राम इज न्यू इंस्टाग्राम। वाह, ये तो आपको याद हो गया होगा, वेब ए ग्राम न्यू इंस्टाग्राम। दैट्स मीन कि वेब डिनोट्स टू, वेब से क्या होगा, वीट। सबसे पहले वेब से क्या है, वीट, वीट। और बी जो डब्ल्यू ई है उससे वीट हो गया, और बी है उससे क्या हो गया, बार्ले, बार्ले। ग्राम से ग्राम, और जो आपका एम है उससे है मस्टर्ड, मस्टर्ड। तो वेब ए ग्राम न्यू इंस्टाग्राम, वी डिनोट्स टू वीट, बी से बार्ले, जी से ग्राम, एम से मस्टर्ड। और ये वेब आपका याद रखने में हेल्प भी करेगा कि रवि क्रॉप्स किस सीजन में होती हैं, विंटर, विंटर सीजन में होती हैं। तो अब आप ये भी चीज याद रख पाएंगे किस सीजन में, और टाइप्स भी ऑफ क्रॉप्स भी। आई होप इन ट्रिक्स की हेल्प से आप इसको बहुत आसानी से याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्टेप्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बेसिकली जब हम क्रॉप प्रोडक्शन की बात ही कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। चलो आज समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं और मानकर चलते हैं कि आप एक क्या होते, फार्मर होते, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप्स होता वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता। सबसे पहले आप सॉइल को तैयार करते, उसके बाद सोइंग ऑफ सीड, सीड को डालते, फिर एडिटिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिर फर्टिलाइजर्स और मैन्योर भी डालते। उसके बाद हमारा होता है इरिगेशन, पानी देने का। फिर जो पानी देते तो जो हमारे सीड्स हैं वो तो ग्रो होते ही, उसके साथ साथ अननेसेसरी या अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वीड्स। तो हम प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, वीड्स और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं सो दैट जो भी कीड़े लगे हैं और अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो गए उनको खत्म कर सकें। नेक्स्ट है 6 हार्वेस्टिंग, और 7th है स्टोरेज। तो बेसिकली जो हम कह सकते हैं कि सर क्रॉप प्रोडक्शन और के प्रोडक्शन में कितने स्टेप्स होते हैं, 7 स्टेप्स होते हैं। तो हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सॉइल प्रिपरेशन का बेसिकली मतलब है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेटिंग क्रॉप्स फ्रॉम फूड प्रोडक्शन। यानी क्रॉप्स को कल्टीवेट करना पहला ये स्टेप्स होता है। और इसमें क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। तो जब सॉइल को लूज करना, उसको सॉफ्ट बनाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टिलिंग या प्लगिंग। तो देखो हर एक मेथड को करने का एक अलग तरीका है। जैसे आज के समय में हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है तो हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, लेकिन पहले के समय में टेक्नोलॉजी होती ही नहीं थी। तो उस समय के फार्मर क्या करते थे, तो हमें दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ना है। जब हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ रहे हैं तो दोनों चीजों को माइंड में रखना है कि पहले के लोग कैसे करते थे और आज के कैसे करते थे। तो हम इसको कहेंगे जो पुराने लोग करते थे उसको कहेंगे कि हम लोग ये ट्रेडिशनल वे ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है और मॉडर्न वे ऑफ सॉइल प्रिपरेशन है। इसी तरीके से आपको हर एक स्टेप्स में पढ़ना है, क्योंकि अब जो साइंस इतनी इवॉल्व हो गई है, चेंज हो गई है, तो उसमें क्या चेंजेस भी तो आए हैं। शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स होते थे, दादा वगैरह, वो कैसे करते थे। तो सबसे पहले दादाजी वगैरह ने बैल पकड़ लिए थे तो कहीं से ओके, और उन्होंने क्या किया, ये जो इसको प्लग बोलते थे, क्या बोलते थे, प्लग। तो ये जो होल्डर्स होता है जहां हाथ रखकर, बेसिकली इस जो होल्डर्स को, ये जो हमारा है, इसको बैल की जो बीम है इस पर हम बांध देते थे, और जो ये जो होल्डर है इस पर हाथ रख करके चलाते थे, जिससे कि खेत का क्या हो सके, प्लगिंग और टिलिंग हो सके। फिर जैसे ही और थोड़े से अपडेट हुए तो इनके पास आ गया ये हो, और हो और प्लग में क्या डिफरेंस है, ये क्या होता था, ये वुड का होता था और ये आयरन या स्टील का होता था। तो जिससे क्या होता था, और अच्छे से प्लगिंग हो पाती थी। बट नाउ डेज अब आ गए हैं मॉडर्न वे ऑफ। पहले कल्टीवेटर आता था,
तो कल्टीवेटर्स और जो प्लग जो काम करता था वो सेम काम करता था। लेकिन आपको जब हम बता रहे हैं कि प्लगिंग और लूजनिंग के बाद भी एक स्टेप्स और होता है, जैसे कहते हैं लेबलिंग करना, लेबलिंग। तो लेबलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसको समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, जब हम हो से या प्लग से प्लगिंग करते हैं या टिलिंग करते हैं तो बड़े बड़े पत्थर जमीन में रह जाते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये तो टूटते नहीं है, इनको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। केवल एक ही पर्पज नहीं है, दूसरा और भी पर्पज है। क्या होगा कि अगर जैसे इस जगह पर बहुत ज्यादा एरिया कहीं ऊपर है कहीं नीचे है, तो जब हम इरिगेशन करेंगे तो जो जमीन नीचे है वहां पानी ज्यादा होल्ड हो जाएगा, और जो जमीन से ऊपर है वहां वाटर पहुंचेगा ही नहीं। तो क्या होगा, जहां वाटर होल्ड हो गया वो भी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी, और जहां पानी पहुंचा ही नहीं वो भी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर एक फिक्स क्वांटिटी में चाहिए होता है प्लांट्स को। ऐसा नहीं, हर एक टाइप्स की क्रॉप्स को उसकी क्रॉप्स के टाइप्स और किस टाइप्स की हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है उसे कितना वाटर चाहिए। तो अगर कहीं एक्सेस ऑफ वाटर होल्ड हो गया तो होगा क्या, उस जगह की क्रॉप से वो खराब हो जाएगी। तो बेसिकली जब हम यूज करते हैं लेबलिंग का, तो लेबलिंग को करने के दो बेनिफिट हैं। पहला कि सरफेस को लेबल किया जाए, प्लेन किया जाए, जिससे कि वाटर है एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में सारी जगहों पर स्प्रेड हो सके। दूसरा है जो बड़े बड़े पत्थर या स्टोन नहीं कहेंगे, स्टोन का मतलब हो गया कि मिट्टी के पत्थर, लेकिन वो बड़े बड़े जो मिट्टी के ही पत्थर रहेंगे, स्टोन का मतलब हो गया पत्थर, वो मिट्टी के रहेंगे बड़े बड़े, हम कह सकते हैं फुटबॉल जैसे बन जाएंगे, तो उनमें से तो सीड्स ग्रो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए उनको भी तोड़ना होता है, उनको भी लेबलिंग करना होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लेन करते हैं, लेबलिंग करते हैं। अच्छा, तो कल्टीवेटर केवल ये क्या करेगा, टिलिंग और प्लगिंग करेगा, ये प्लेन नहीं करता। लेकिन अब नाउडेज एक और नया इक्विपमेंट आया है जिसे कहते हैं रोटावेटर। तो बेटा ये रोटावेटर क्या करता है, ये कल्टीवेट तो करता ही करता है, इसके साथ जो बड़े बड़े मिट्टी के ढेर या गट्ठर टाइप के बन जाते हैं उनको भी तोड़ देता है, उनको भी लूज कर देता है, और इसके साथ साथ सरफेस को भी क्या करता है, प्लेन करता है, जिससे वाटर भी सरफेस हर एक एरिया पर पहुंच सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। रोटावेटर, कल्टीवेटर ये मॉडर्न वे ऑफ प्लगिंग या टिलिंग है, और बट जो ओल्ड वे ऑफ प्लगिंग और टिलिंग था वो हो और प्लग थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड स्टेप्स पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है सोइंग। व्हाट इज सोइंग? सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड इनटू द सॉइल। सोइंग है वो एक मेथड है प्लांट, जो हम सीड्स को जमीन में डालने का एक मेथड है, उसे क्या कहते हैं, सोइंग। तो ज्यादातर क्रॉप्स होती है वो अलग अलग तरीके की क्रॉप्स होती हैं, सारी क्रॉप्स को स्प्रेड वे से नहीं डाल सकते। जैसे मैं समझाता हूं, दो क्रॉप्स आप लोगों ने मे भी देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा, और हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों ने देखा ही ना हो। जैसे कि वीट है और पैडी है। तो बेटा देखो होता क्या है कि वीट को हम हाथ से स्प्रेड करके डाल सकते हैं, लेकिन पैडी को चाहिए होता है बहुत ज्यादा वाटर। तो हम पहले क्या करते हैं, पैडी को एक नर्सिंग में उसे तैयार करते हैं, छोटी छोटी सी क्रॉप्स हो जाती है। उसके बाद हम उसे फील्ड में ले जाकर के फिर से प्लांटेशन करते हैं। तो बेसिकली पैडी को स्प्रेड करके नहीं फैलाया जाता है, पैडी को पहले नर्सरी में प्रिपेयर किया जाता है, उसे एक फिक्स एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट में उसे तैयार किया जाता है। उसके बाद उनके प्लांट को प्लांटेशन की जाती है, जो छोटे छोटे सैपलिंग्स हैं उनको लगाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट टाइम कभी भी मेरा गांव जाना हुआ तो हम आपको लिए एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे, जहां मैं आपको हर एक स्टेप्स कैसे पैडी तैयार की जाती है वो दिखाऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सोइंग का ट्रेडिशनल वे और आज भी के समय में भी लोग यूज करते हैं, ये क्या है, स्प्रेडिंग मेथड। बट ओल्ड डेज में ट्रेडिशनल मेथड में इस तरीके का एक इक्विपमेंट्स होता था, और एक पर्सन इसमें क्या करता था, थोड़े मुट्ठी भर भर के अनाज इस फनल में डालता था, और ये फनल से एक एक ड्रॉप या सीड्स धीरे धीरे एक सर्टेन डिस्टेंस पर गिरते जाते थे। बट आज के समय में मॉडर्न इक्विपमेंट्स में ये सीड ड्रिल आ गया। सीड ड्रिल में क्या है, ये जो इसका जो फनल है
इसमें एक साथ अनाज डाल सकते हैं और इसको क्या, जो पाइप्स हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, जैसे ही पाइप्स फिक्स करेंगे तो एक फिक्स डिस्टेंस में ऑटोमेटिक ही गिरता रहेगा, इसके लिए मैनुअल करने की जरूरत नहीं होती। तो आपको समझ में आ गया कि सोइंग का 3 वेज, फर्स्ट जो कि हमारा स्प्रेडिंग है या फिर हैंड स्प्रेडिंग मेथड कह सकते हो, सेकंड ट्रेडिशनल वे जिसमें भी हम क्या करते थे, हॉपर या फिर हम फनल का यूज करते थे, नाउ डेज जो हम सीड ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, ये मॉडर्न वे ऑफ जो सोइंग है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स पर, जो कि है हमारा एडिंग फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो जो फर्टिलाइजर और मैन्योर हैं, पहले हमें इनमें डिफरेंस ही समझ लेना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो समझना है, जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर इज ए इनऑर्गेनिक सॉल्ट, यानी जो फर्टिलाइजर है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, इसको फैक्ट्रीज में बनाया गया है। आप याद रख सकते हो फर्टिलाइजर्स क्या है, फैक्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स, सेम साउंड कर रहे हैं ना, ऐसे याद रख सकते हो। फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। ए फर्टिलाइजर्स इज ए प्रिपेयर इन ए फैक्ट्रीज। ए फर्टिलाइजर डज नॉट प्रिवेंट एनी ह्यूमस टू द सॉइल। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो सॉइल को किसी भी तरीके का ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते, जबकि मैन्योर हैं ये क्या होते हैं, ये नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेनिंग होते हैं, जो कि डिकम्पोज ऑफ कैटल डग, ह्यूमस वेस्ट एंड प्लांट्स रेसिड्यूज। प्लांट्स रेसिड्यूज का मतलब क्या है, समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। प्लांट रेसिड्यूज मतलब है, जैसे मान लो आपने प्लांट्स को लगाया है तो उनकी जो पत्तियां हैं ये भी क्या होती है, डिकम्पोज होकर के खाद बन जाती है। इसी तरीके से जैसे मान लीजिएगा आपने एक बनाना को कंज्यूम किया, वो बनाना को आप अपने गमले में डाल दोगे तो गमले को नेचुरल वे में जो मैन्योर मिल जाएंगे। मैन्योर कैन बी प्रिवेंट इन द प्रिपेयर इन द फील्ड। जो मैन्योर हैं वो फील्ड में प्रिपेयर किए जाते हैं, फील्ड मतलब काउ डक कलेक्ट करके उनको ओपन एरियाज में कलेक्ट कर लिए जाते हैं, और मैन्योर प्रोवाइड ए ह्यूमस टू द सॉइल। और मैन्योर हैं वो मिट्टी को क्या प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं। तो देखो दोनों का अपना फायदा है और दोनों का अपना लॉस है। क्या सर ये तो समझ में ही नहीं आया, मैं तुम्हें समझाता हूं। अगर हर एक का प्रोज और कॉन्स हैं समझते हैं। सबसे पहले हम फर्टिलाइजर्स के फायदे की बात करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स को यूज करने के क्या फायदा है, पहला, एक जो फिक्स, मान लीजिएगा आपने एक फर्टिलाइजर्स का पैकेट लेकर आए मार्केट से, तो उसके ऊपर जो भी क्वांटिटी होगी वो मेंशन होगी कि नाइट्रोजन इतना, फास्फोरस इतना, पोटेशियम इतना, ये सारी क्वांटिटीज हैं उसके ऊपर पहले से ही लेबल्ड होंगी, और आपको पता चल जाएगा कि हमें अपनी सॉइल में पोटेशियम या मैग्नीशियम इतना डालना है। लेकिन मैन्योर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि काउ डक है, उसमें कोई लेबलिंग थोड़ी है कि कितना मैन्योर है, कितना पोटेशियम है, कितना कुछ है, ये चीजें नहीं पता होती। दूसरा, फर्टिलाइजर्स को कैरी करना आसान होता है, क्योंकि इनको बड़े बड़े पैकेट्स में, गनी बैग्स में या फिर पैकिंग में करके इनको मार्केट में इजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन मैन्योर को ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता। उसका रीजन है क्योंकि ये ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। अब जब ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए हैं तो इनको कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, और फिर वेस्ट है, वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। इसके साथ जो फर्टिलाइजर्स के अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटीज को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसके साथ साथ जो आज बहुत सारे रिसर्च पेपर सामने आए हैं जिससे ये पता चल रहा है कि फर्टिलाइजर्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हैं। बट मैन्योर ये क्या करते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज करते हैं, साथ ही साथ ये हमारी हेल्थ के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। तो आई होप अब यहां से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर तभी मैं कहता हूं जब भी पढ़ने बैठो पेन और पेपर को लेकर के बैठो, अगर आपने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होंगी तो आप देखना कितने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। पहला, सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। दूसरा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैन्योर। सेम क्वेश्चंस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फर्टिलाइजर्स। आपके कितने सारे क्वेश्चंस हो गए, और यहीं से क्वेश्चंस भर भर के आते हैं। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है, अभी जाइएगा और वीडियो को यही पॉज कीजिएगा, पेन पेपर उठाओ, नोट करो, फिर आगे बढ़िएगा। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। और अगर आप अभी नहीं लेना जाना चाह रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको ये सारी चीजें
मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप सारी चीजों के डिफरेंशिएट करके आपको मिल जाएगी, इजिली परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं इरिगेशन। व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन तो बेसिकली जो इरिगेशन है, वाटरिंग इन द क्रॉप्स इन ए रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। पानी क्रॉप्स में एक समय अंतराल बाद पानी को देना, तो ये क्या कहलाता है? हमारा इरिगेशन। तो हमने पहले भी बताया है कि हमें हर एक स्टेप्स को दोनों तरीके से पढ़ने की जरूरत है, एक मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन। तो देखो, ये राहत, मोत, रैयत बाड़ी, ये सारे क्या हैं? हमारे ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन हैं। देखो, इस मेथड में क्या होता था, एक फार्मर होता था, वो कुएं में एक रस्सी डालकर एक बड़ा सा मटका या घड़ा या कोई भी इक्विपमेंट्स लेकर के उसको डाल देता था। इससे होता क्या था कि जैसे ही ये जो पर्सन है या फार्मर है, या फिर कई बार बैल का यूज करते थे, तो दूर जाएगा तो ये ऊपर आएगा, ये फार्मर है, इस घड़े को या पॉट को बाहर निकालकर पानी फैला देगा, और इससे पानी है छोटी छोटी क्यारियों से होते हुए ये इसके फील्ड तक पहुंच जाएगा। इस फार्मर ने क्या किया है, एक स्टोन को बांध करके रख दिया। इससे होगा क्या? इससे अब ये होगा कि ये जैसी पानी बाहर निकालेगा, फिर दूसरा बकेट डालेगा तो पानी बाहर आ जाएगा, फिर अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से ये चेन सिस्टम होता था। अब ये चेन सिस्टम में क्या होता है, थोड़ा सा ये मॉडर्न और थोड़ा सा हम कह सकते हैं अपडेटेड फॉर्म है। इसमें क्या होता था कि जैसी चेन से पानी क्या किया, ये घूमने से, जैसे ये बैल इधर रोटेट होता था, उसी तरीके से ये व्हील्स भी रोटेट होता था। तो पानी जो बकेट में आता और इधर फैलता, और इसके थ्रू ये फार्मर के फील्ड में पानी छोटी छोटी नालियों से होते हुए पहुंच जाता। आई होप आपको ट्रेडिशनल वे ऑफ इरिगेशन समझ में आया हो। आगे हम बढ़ते हैं और समझते हैं मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन। बेसिकली मॉडर्न वे ऑफ इरिगेशन में दो हैं, पहला स्प्रिंकल सिस्टम, दूसरा ड्रॉप सिस्टम। ड्रॉप सिस्टम और स्प्रिंकल सिस्टम। अब ड्रॉप सिस्टम को यूज करने का फायदा क्या है? ये वाटर ऐसे एरियाज में यूज किया जाता है जहां वाटर बहुत कम है, और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को प्लांट्स के रूट्स में पहुंचाने का काम करता है। स्प्रिंकल सिस्टम भी वाटर को जो है वो बचाता है, लेकिन एक और थर्ड वे होता है जो आपने देखा होगा, अगर आपके यहां बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ वाटर है, तो अगर कैनाल या रिवर से पानी लगाते हो तो डायरेक्ट फील्ड में लगा दिया जाता है, उसे कहते हैं ओपन सिस्टम। तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होता है, कहीं बहुत कम रिक्वायरमेंट है वहां भी बहुत ज्यादा वाटर पहुंच जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो अगला है वो हमारा है वीड्स। पहले समझते हैं वीड्स होते क्या हैं। वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप्स। यानी वीड्स वो क्रॉप्स, वो सीड्स हैं या वो प्लांट्स हैं जो हमारी फसल के साथ साथ ग्रो हो गए हैं, लेकिन हमने उन्हें उगाया नहीं है, नेचुरली ग्रो हो गए हैं। तो इस टाइप्स की क्रॉप्स को क्या कहते हैं? वीड्स। अब देखो, क्वेश्चन ये है, सर हम इनको हटाएंगे क्यों, या फिर वीड्स से हमें प्रॉब्लम क्या है? देखिएगा, प्रॉब्लम समझते हैं। मान लीजिएगा आपके घर पे 2 लोगों का अनाज है और 4 लोग आ जाएं, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? क्या करोगे? आप क्या बाकी लोगों को भगा दोगे? नहीं ना, आप शेयर करोगे, भैया ये आधा रोटी का आप ले लीजिएगा, आधी सब्जी हम ले लेते हैं, इसी तरीके से करोगे ना। इससे क्या होगा, जो आपको न्यूट्रिशन और फूड मिलना चाहिए था वो आपके जो रिलेटिव्स आ गए हैं उनको मिल जाएगा। सेम यही तरीके से तो जो क्रॉप्स में हमारी वीड्स आ गए हैं वो क्या करेंगे, वो जो कंपटीटर बन जाएंगे, किसके लिए? मिनरल्स के लिए और वाटर के लिए। अब उस कंपटीटर को फार्मर नहीं चाहेगा कि वो बना रहे, वो क्या करेगा? उसे हटा देगा। अब हटाने के क्या, तो वीड जो वीडिंग साइड्स है, वीडीसाइड्स क्या है? किलिंग और रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स करने का क्या है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये कंपीट करते हैं क्रॉप्स के साथ, किसमें? वाटर में, न्यूट्रिएंट्स में, स्पेस में एंड लाइट्स में, सारी चीज में ये क्या करते हैं? कंपीट करते हैं। तो इनको क्या करते हैं? फार्मर हटा देगा। कैसे? पहले तो क्या करेगा, वो टिलिंग करा देगा, जिससे क्या होगा कि अनवांटेड जो क्रॉप्स हैं, क्योंकि फार्मर ने इस टाइप्स में टिलिंग हर एक जगह नहीं करा पाएगा,
उन्हीं क्रॉप्स में करा सकता है जिनको एक रो में ग्रो किया गया है। इसीलिए जिन रोज में ग्रो किया गया वो तो देख रहे हो वो तो सेफ हैं, लेकिन उनके साइड का रो उसमें जो ग्रो होंगे वीड्स उनको रिमूव कर देंगे। सेकंड होता है बाय मैनुअली, एक फार्मर जाएगा एक एक प्लांट्स को उसको खेत से अलग कर देगा। थर्ड होते हैं वीडीसाइड्स आते हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं उनको स्प्रेड करके ये वीड्स क्या होते हैं खत्म हो जाएंगे। जैसे कि हम समझते हैं कौन कौन से दो आपको नाम भी याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है राइट टू नेम ऑफ वीडीसाइड्स। तो पहला आपको याद रखना है 2,4-D एथिल ईस्टर और सेकंड है नीम एक्सट्रैक्ट और 2,4-D एथिल ईस्टर का यूज करते हैं स्प्रे के फॉर्मेट में। जैसी स्प्रे डाल दिया जाता है तो जो वीड्स हैं वो किल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पेस्टिसाइड्स। होता क्या है, पेस्ट हो जाते हैं। पेस्ट का मतलब क्या है, जो कीड़े लग जाना, क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। कई बार आप लोग भी ऐसे मेथी या फिर धनिया या फिर ऐसा पुदीना वगैरह लेकर आते होंगे, इस तरीके से कीड़े हो जाते हैं, आप घर पर आके उनको रिमूव करते हैं। तो इन्हीं को किल करना, केमिकल कंपाउंड्स दैट यूज टू किल पेस्ट इंक्लूडिंग इंसेक्ट, रोडेंट, फंगी एंड अनवांटेड प्लांट्स। तो बेसिकली पेस्टिसाइड्स क्या हैं कि जो भी हमारे इंसेक्ट्स हैं, रोडेंट जो फसल को नुकसान कर रहे हैं, वो सारी चीजों को क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, इनको सभी को किल करने का काम करते हैं। तो आपको फिर से याद रखने हैं दो नेम ऑफ पेस्टिसाइड्स, तो आप याद रख सकते हो। पहला DDT, सेकंड है मैलाथीन। तो मैलाथीन का तो बेसिकली आप लोग अगर घर पर थोड़ी बहुत भी अगर गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो आपके घर पे जरूर होगा, उसका यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा पेस्टिसाइड्स। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग। व्हाट इज हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग द क्रॉप्स आफ्टर इट्स मैच्योर। जब क्रॉप्स मैच्योर हो जाती है उसके बाद कट करना क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो हार्वेस्टिंग के भी दो मेथड है, मैनुअली और मैकेनिकल मेथड। मैनुअली का मतलब है हाथ से, जैसे कि समझते हैं। अब मैनुअली मेथड में भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, स्टेप्स हैं। देखो, अगर क्रॉप्स ग्रो है तो पहले क्या, फर्स्ट स्टेप्स में क्या करना होगा, फार्मर को उसे सॉइल से अलग करना होगा। तो सॉइल से या फिर उसको रूट से अलग करना है। रूट से अलग करने के लिए वो शकल का यूज करता है, जिससे क्या करता है, क्रॉप्स को ऊपर से कट कर लेता है। उसके बाद जब क्रॉप्स कुछ समय बाद सूख जाती है तब उसे थ्रेसिंग करता है। थ्रेसिंग क्या है, बेसिकली ये धोबी घाट की तरह उसे कूटता है। तो जिससे क्या होता है, अनाज अलग हो जाता है और जो उसका पैडी है या स्टेम्स हैं वो अलग हो जाते हैं। अब जो उसके साथ कुछ हस्क होगा, मिट्टी होगी, उन सारी चीजों को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, विनोइंग करते हैं। बेसिकली आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6 में, विनोइंग, इट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन इज नोन एज विनोइंग। तो ये विनोइंग ही है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो लेडी है ये ग्रेन को एक सर्टेन डिस्टेंस से या हाइट से इसे डाल रही है जमीन पे, जिससे क्या हो रहा है, ग्रेन इधर इकट्ठा हो रहा है और हस्क और जो सॉइल है वो है, डस्ट है, वो पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं, क्योंकि हवा की हेल्प से की जाती है। आई होप आपको तीनों मेथड समझ में आए होंगे। लेकिन मैकेनिकल मेथड्स आज के समय में क्या होता है कि अब कंपाइन आ गई है, एक मशीन सारे काम खत्म। तो इस मशीन में क्या है, जैसा कि आप देख पा रहे हो आगे की एरिया से, ये सबसे पहले क्या करती है, सॉइल से या रूट से जो हमारी क्रॉप से उसको अलग करती है। उसके बाद ये सारा ग्रेन्स ये जाता है इसके टैंक में, ग्रेन टैंक में स्टोरेज हो जाता है और जो इसका हस्क है वो जमीन में पीछे गिरता चला जाता है। अब इससे क्या होता है कि जैसे ही इसका टैंक फिल हो जाता है अलार्म आता है, अलार्म बजती ही फार्मर उसे अलग कहीं भी खाली कर लेते हैं, फिर से ये काम करता है। तो बेसिकली जो पहले ट्रेडिशनल वे से हफ्ते लगते थे, 15 दिन लगते थे, 20 दिन लगते थे,
वो काम अब एक दिन में हो जाता है। तो ये मैकेनिकल मेथड्स यूज करते हैं। आई होप आपको हार्वेस्टिंग का मैनुअल मेथड और मैकेनिकल मेथड दोनों समझ में आया हो। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टोरेज। अब जब फार्मर क्रॉप्स को घर ले आया है तो उसको स्टोरेज भी तो करेगा। तो यही क्या है, इसको स्टोरेज करना का ही क्या कहलाता है। जब ग्रेन को हार्वेस्टिंग के बाद जब उसे स्टोर करना ही कहलाता है स्टोरेज। तो ग्रेन हैव टू बी स्टोरेज इन ए ड्राई प्लेस दैट डज नॉट हैव ए रोडेंट। यानी अब देखो कुछ चीजें स्टोरेज करने के लिए आपको ध्यान रखना है। पहला स्टोरेज गनी बैग्स में करते हैं। गनी बैग्स में करते हैं। गनी बैग्स का मतलब है जैसे कि आपने देखो जूट के बैग, ऐसे जूट के बैग्स में स्टोर कर लेते हैं। फिर अगर फार्मर को काफी लंबे समय तक रखना है तो वो क्या करते हैं, स्टील की टंकियों में कलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन फार्मर के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते कि वो क्रॉप्स को बहुत ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रख सके, तो वो मार्केट में जल्दी बेच देते हैं। यही रीजन है, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज दैट कि इंडिया के फार्मर गरीब है, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा पैसा ही नहीं मिल पाता। पैसा क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनको स्टोरेज की प्रॉपर जगह नहीं है और उनको पैसे चाहिए होते हैं अगली क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। इसलिए वो विदाउट अप्रोप्रिएट अमाउंट में क्रॉप्स रुपए लिए बिना क्रॉप्स को बेच देते हैं। वो वेट नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े डीलर्स होते हैं या फिर सरकारें भी खरीद लेती हैं एमएसपी पर, तो वो क्या करते हैं, उन्हें बड़े बड़े स्टोरेज होल में या फिर बड़े बड़े स्टोरेज में उनको कलेक्ट किया जाता है, जहां ग्रेन्स को 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स तक स्टोर करके रखा जा सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि ड्राई प्लेस होना चाहिए, क्योंकि इनमें रोडेंट भी लग जाते हैं, जैसे छोटे छोटे घुन, इस तरीके से चीजें लग जाती हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर वेयर एनिमल्स आर reared, breed and raised for meat, fiber, eggs, milk and other food items। देखो क्या होता है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है जानवरों का रख रखाव। जैसे आपने देखा होगा डेयरी प्रोडक्ट, गाय भैंस बकरी, ये सारी चीजें रखते हैं। सीप रखते हैं क्योंकि उससे मिल्क भी मिलता है और ऊन भी मिलती है। इसके साथ साथ हनी बीज का प्रोडक्शन होता है। इसके साथ साथ फिश का भी प्रोडक्शन होता है। तो ये सारी चीजें किसके अंडर में आती हैं? एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में आती हैं। तो आई होप अब आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। हमने सारे एस्पेक्ट से कंप्लीट किए हैं, बट अगर कोई भी डाउट्स रह जाता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और मुझे, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो लिटरली आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि देयर आर वेरी फ्यू पर्सन हु स्टिल रिमेन्स इन दिस वीडियो। क्योंकि इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है, और ये पेशेंस किस में आता है? जो विनर मेंटेलिटी के पीपल्स होते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है कमेंट्स बॉक्स में लिखें, और अगर आप पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ